वेलकम दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में सोर्सिंग और स्क्रीनिंग के पीछे के असली साइंस को अनकवर किया जाएगा। ये कोई आम ओवरव्यू नहीं, बल्कि एक डीप डाइव मास्टर क्लास होने वाली है। यहाँ सिर्फ रिज्यूम्स फॉरवर्ड करने की बात नहीं होगी, बल्कि रिक्रूटमेंट की दुनिया के सबसे क्रूशल हिस्से को एक नए पर्सपेक्टिव से समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डायरेक्ट डाइव इन करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई हायरिंग मैनेजर एक कॉम्प्लेक्स आईटी जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जेडी थमा देता है तो थोड़ी टेंशन जरूर होती है, खास तौर पे जो एचआर फ्रेशर्स हैं या जिन्होंने अभी हाल ही में करियर चेंज करके आईटी रिक्रूटमेंट में एंट्री ली है। उनके लिए वो जेडी किसी एलियन लैंग्वेज जैसा लगता है। AWS, जावा, टेराफॉर्म, IAM, CIM पढ़कर लगता है कि ये सब आखिर है क्या, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये परेशानी एकदम जेन्युइन है और आज इसी टेक्निकल डर को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। ये है अपने बिलेनियम मेंटोरशिप प्रोग्राम का सेशन 2। इसमें जॉब रोल्स, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और जेडी ब्रेकडाउन को डिटेल में समझा जाएगा। आज का सबसे बड़ा गोल ये है कि माइंडसेट में एक शिफ्ट लाया जाए। एक सिंपल जेडी रीड करने वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर एक स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट डिटेक्टिव बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक रिक्रूटमेंट डिटेक्टिव आखिर होता कौन है। देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी या लिंक्डइन पर जाना और कीवर्ड्स टाइप करके प्रोफाइल भेज देना बिल्कुल नहीं है। एक असली डिटेक्टिव वो है जो जेडी को डिकोड करके उसके पीछे छुपी हुई अंडरलाइंग बिजनेस प्रॉब्लम को पहचानता है। जब एक डिटेक्टिव की तरह सोचा जाता है तो हायरिंग क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है, सोर्सिंग प्रिसीजन बढ़ जाती है और सबसे जरूरी बात, स्टेक होल्डर के साथ अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। चलिए इसे एक ऑफिस के सिम्युलेटेड कॉल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए हमारी रिक्रूटर स्नेहा एक हायरिंग मैनेजर के साथ कॉल पर है। मैनेजर एकदम अर्जेंसी में कहते हैं, स्नेहा, वी नीड अ क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट इमीडिएटली। अब जेडी में भी लगभग बस यही एक लाइन लिखी होती है, पर सच्चाई क्या है? ये बहुत ही एम्बिगुअस रिक्वेस्ट है। शायद कंपनी एक बड़ा क्लाउड माइग्रेशन प्लान कर रही है या उनका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज हो रहा है। अब देखिए, एक प्रो रिक्रूटर होने के नाते स्नेहा इस एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती। वो क्लैरिफाई करने के लिए बिल्कुल सही सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, मैनेजर सर, इस रोल के लिए फर्स्ट 90 डेज के KPIs क्या रहेंगे? और प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट में 4 से 5 मैंडेटरी स्किल्स और 3 से 4 नाइस टू हैव स्किल्स कौन सी हैं? ये सवाल पूछने से बहुत क्लियर पिक्चर मिलती है, अर्जेंसी समझ आती है, 90 दिन की प्रायोरिटीज सेट होती हैं और एग्जैक्टली पता चलता है कि किन स्किल्स के बिना काम नहीं चलेगा और कौन सी स्किल्स सिर्फ एक बोनस हैं। और यहीं से आता है रिक्रूटमेंट का एक गोल्डन रूल जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके रेज्यूमे में कोई नाइस टू हैव स्किल मिसिंग है। यहीं पर वो डिटेक्टिव मोड ऑन करना होता है। कैंडिडेट को कॉल मिलाना चाहिए और उस मिसिंग स्किल को डिग आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उनके पास अज्योर एक्सपोजर हो या फिर CISSP सर्टिफिकेशन भी हो, लेकिन उन्होंने बस अपना रेज्यूमे अपडेट करना मिस कर दिया हो। जब भी किसी जेडी में 10 से 15 अलग अलग टेक्नोलॉजीज एक साथ लिखी हों तो टेंशन लेने की जगह उन्हें सिंपली कैटेगराइज करना चाहिए। अगर जेडी में सेल्सफोर्स CPQ इंटीग्रेशन यूजिंग एपेक्स एंड लाइटनिंग लिखा है तो उसे ऐसे डिकोड किया जा सकता है। कोर स्किल बन गई सेल्सफोर्स CPQ, डेव लैंग्वेज है एपेक्स, UI टूल यूज होगा लाइटनिंग, इंटीग्रेशन चलेगा सेल्सफोर्स APIs के जरिए और ये सब ऑपरेट करेगा सेल्सफोर्स क्लाउड इकोसिस्टम में। इस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स टेक स्टैक को एक ऑर्गेनाइज्ड और सर्चेबल मैप में बदला जा सकता है। सोर्सिंग को और शार्प बनाने के लिए अब आता है एक रिक्रूटर का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, कीवर्ड सिनोनिम्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैंडिडेट्स अपने सीवीज में एक ही टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सिर्फ म्यूलसॉफ्ट सर्च करेगा तो वो सारे प्रोफाइल्स मिस हो जाएंगे जिन्होंने ESB या एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म लिखा है। सेल पॉइंट को लोग आइडेंटिटी गवर्नेंस लिखते हैं और जेनरेटिव AI को LLM या OpenAI भी कहा जाता है। एक्यूरेट सोर्सिंग के लिए ये सिनोनिम मैपिंग बिल्कुल क्रिटिकल। और इन सिनोनिम्स को सिस्टम में यूज कैसे करना है, उसके लिए काम आता है बूलियन लॉजिक। इसे एक मैजिक फॉर्मूला की तरह समझा जा सकता है। नौकरी हो या लिंक्डइन, ये 3 मेन ऑपरेटर्स हर जगह काम आते हैं। एंड सर्च को नैरो करता है और मैंडेटरी स्किल्स को जोड़ता है। OR सर्च को ब्रॉडन करता है सिनोनिम्स के जरिए। सिंपली पुट, OR गिव्स मोर। और नॉट का यूज किया जाता है उन इररेलेवेंट प्रोफाइल्स को हटाने के लिए जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए इस प्रैक्टिकल बूलियन स्ट्रिंग को डिकोड करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ब्रैकेट में लिखा है जावा और JWE और कोर जावा, फिर एंड स्प्रिंग और हाइबरनेट और आखिर में एंड AWS नॉट टेस्टर।
यहाँ और लगाकर जावा के सारे सिनोनिम्स कवर कर लिए गए। फिर एंड लगाकर AWS जैसी मैंडेटरी स्किल को स्ट्रिक्ट कर दिया गया और नॉट टेस्टर लिखकर सारा इररेलेवेंट नॉइज सर्च से बाहर निकाल दिया गया। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही कैंडिडेट्स फिल्टर करके लाता है जो हायरिंग मैनेजर की प्रायोरिटी से परफेक्टली मैच करते हैं। अब स्क्रीनिंग के एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। अक्सर रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि 5+ इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन टीम years alone do not define expertise। एक कैंडिडेट के एक्सपीरियंस का कॉन्टेक्स्ट समझना कहीं ज्यादा बड़ा गेम चेंजर है। क्या उनके पास एक्चुअल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या लीडरशिप एक्सपीरियंस? उन्होंने किस स्केल के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए या किसी मैसिव एंटरप्राइज के लिए? उनका इंडस्ट्री डोमेन क्या था? एक सक्सेसफुल रिक्रूटर बनने के लिए इन पैरामीटर्स को सीवी में लिखे सालों की गिनती से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। और अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन की, जो फ्रेशर रिक्रूटर्स के लिए अक्सर एक ट्रिकी सब्जेक्ट बन जाता है। एक्सपेक्टेड CTC कैलकुलेट करने के लिए इंडस्ट्री में ये गोल्डन फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर किसी कैंडिडेट के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 × 3 यानी उनकी एक्सपेक्टेड CTC रेंज रफली 24 लाख पर एनम के आसपास आनी चाहिए। ये फॉर्मूला हमें मार्केट रियलिटी के एकदम पास रखता है और एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद करता है। लेकिन तब सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए जब हायरिंग मैनेजर का बजट ही अनरियलिस्टिक हो? यहीं पर रेड फ्लैग्स को पहचानना पड़ता है। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें इम्पॉसिबल स्किल कॉम्बिनेशंस मांगे जा रहे हैं, जैसे जेनएआई और मल्टी क्लाउड दोनों, और वो भी बिलो मार्केट रेट, तो ब्लाइंड रेज्यूमे फॉर्मेटिंग से काम नहीं चलेगा। एक ट्रस्टेड स्टेक होल्डर की तरह अप्रोच करना होगा। प्रोएक्टिव मार्केट रिपोर्ट्स, CTC एवरेजेस और कॉम्पिटिटर डेटा का यूज करके कॉन्फिडेंस के साथ मैनेजर को मार्केट रियलिटी समझानी चाहिए। स्क्रीनिंग कॉल्स के दौरान एक बहुत कॉमन गलती होती है बज़वर्ड बेस्ड सवाल पूछना। अगर पूछा जाए क्या आपको AWS आता है, तो लॉजिकली जवाब हमेशा हाँ ही मिलेगा। इसके बजाय बिजनेस आउटकम बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए, जैसे आपने जिस प्रोडक्शन माइग्रेशन को हैंडल किया उसका स्केल क्या था, या किन स्पेसिफिक AWS सर्विसेज को आपने स्क्रैच से आर्किटेक्ट किया है। ऐसे ओपन एंडेड सवालों से कैंडिडेट की एक्चुअल नॉलेज और डेप्थ तुरंत पकड़ में आ जाती है। सोर्सिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसे कैंडिडेट पर्सोना कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे मार्केटिंग का है, पर रिक्रूटमेंट में एकदम जादू की तरह काम करता है। सिर्फ स्किल्स की एक रैंडम लिस्ट बनाने के बजाय आइडियल हायर की एक कंप्लीट और स्ट्रेटेजिक पिक्चर बनानी चाहिए। जैसे हमें एक कंसल्टेटिव सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट चाहिए जिसके पास क्लाइंट हैंडलिंग का सॉलिड एक्सपीरियंस हो। जब पर्सोना इतना स्पेसिफिक हो जाता है तो सोर्सिंग खुद ब खुद शार्प हो जाती है और रिजेक्शन रेट्स काफी गिर जाते हैं। इस पूरी मास्टर क्लास का अगर एक सबसे बड़ा टेक अवे निकालना हो तो वो यही है, बिजनेस इंपैक्ट ओवर बज़वर्ड्स। कंपनीज आखिर में स्पेसिफिक टाइटल्स या कीवर्ड्स को हायर नहीं करती हैं, वो एक्चुअल आउटकम्स चाहती हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ऑनबोर्ड करना चाहती हैं। अगर हम एक बार उस अंडरलाइंग बिजनेस प्रॉब्लम को समझ जाएं तो राइट फिट कैंडिडेट ढूंढना किसी पजल को सॉल्व करने जैसा क्लियर हो जाता है। तो टीम, आज के इस सेशन के बाद रिक्रूटमेंट बेसिक्स और फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो चुके हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट की स्पेस हर दिन तेजी से इवॉल्व हो रही है। आखिर में इस प्रोवोकेटिव सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्या पुराने पेपर बेस्ड रिक्रूटिंग माइंडसेट को छोड़कर आने वाले AI ड्रिवन टैलेंट हंट के लिए हम सच में तैयार हैं? आज जो माइंडसेट और टेक्निक्स हमने सीखी वही कल की एडवांस्ड हायरिंग का बेस बनेगी। अगले सेशन में इस कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक इन स्ट्रैटेजीज को अपनी नेक्स्ट हायरिंग में जरूर अप्लाई करके देखिए।